ओके, थैंक यू। वेलकम टू पॉडकास्ट। सोहन सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आप ट्राइबल जो इश्यूज़ हैं उस पर काफ़ी समझ आप काफ़ी अच्छी पकड़ है आपकी। तो मैं आपसे आज इस विषय पे बात करना चाहूँगा। कुछ बताएं आपकी ट्राइबल्स जो हैं, आदिवासी जिन्हें कहा जाता है, उनका हमारे समाज में क्या योगदान है और कैसे, मतलब क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, आदिवासी समाज का इस अ, अ, पूरे भारतीय संस्कृति पर और ओवरऑल भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे जो योगदान है वो बहुत ही बहुमूल्य है। और निश्चित तौर से जो भी आज हम सबको आदिवासियों को लोग जानते हैं, तो हम सब जानते हैं कि सदियों से प्रकृति पर आधारित जीवन, साथ ही साथ जल जंगल ज़मीन नदी पर्वत पहाड़ जीव जंतुओं को प्रकृति के नाम से उनको श्रद्धापूर्वक देखना, उनको संरक्षित करना, उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना करके उनके साथ समन्वय के साथ प्रकृति का संरक्षण पोषण करते हुए अपने जीवन का संचालन करना, ये अपने आप में जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को एक निश्चित तौर से प्रकृति का बहुत बड़ा उपासक आप कहना। और इसका प्रारंभिक काल से लेकर के आज भी जनजाति समाज इन सभी स्पिरिचुअल्स को, इन सारी संस्कृति रीति रिवाज परंपराओं को जिस आबाद रूप से लगातार संजोए हुए है और ख़ास तौर से जीवांत बनाए हुए आज भी अपनी संस्कृति को रचा बसा हुआ है अपने पूर्वजों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, ये अपने आप में उसको बहुत अलग बनाती है। दूसरी जो एक बात है कि आज जो चैलेंजेस हैं आदिवासी समाज में कि उसे मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए सरकार तो की काफ़ी स्कीम्स हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या रोल है? और उसमें आप और मैं जो ऑर्डिनरी लोग हैं, वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है। जी। ये पहले से ही मुख्य धारा में है और इतनी विकसित समृद्ध विरासत है इनके पास, और कि इनको मुख्य धारा से जोड़ना शब्द ठीक नहीं है। हाँ, आधुनिक व्यवस्थाओं से जोड़ना इसको ठीक कहा जा सकता है। क्योंकि आप जैसा कि आपने कहा कि समाज का क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि अलग अलग समय पे सरकारें इनके लिए कुछ नई स्कीम्स और योजनाओं का तो लेकर ही आती है निश्चित तौर से, पर सामाजिक संगठनों ने में उनके खास तौर से अरण्य से निकल के वन क्षेत्रों में जहाँ भी ट्राइबल्स बड़ी संख्या में रहता है, तो सरकारों के प्रयास मुझे लगता है कि शायद पर्याप्त नहीं हुए हैं आज़ादी के बाद से। उतने प्रयास होते होते तो शायद सामाजिक संगठनों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जहाँ पर प्रशासन, शासन और सरकारें नहीं पहुँच पाई हैं, वहाँ पर निश्चित तौर से बहुत से सामाजिक संगठनों ने पहल करते हुए उनकी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करने का अनेक प्रयास किए हैं। और निश्चित तौर से वो उनसे जुड़ कर के, उनसे घुल मिल कर के एक निश्चित तौर से एक कुछ परिवर्तन तो अलग से दिखाई देते हैं स्पष्ट तौर से। तो अभी मतलब आप इन सब कार्यों में कब से जुड़े हुए हैं? कितना समय आपको हो चुका है? देखिए, मैं वास्तव में तो अभी 2018 से मैंने सबसे पहले जनजाति सुरक्षा मंच, आपने सुना हो अगर, जी।
ये एक बहुत बड़ा अभी एक बड़ा संगठन है, लगभग पूरे देश भर में इन्होंने जागरण का काम किया है। और जनजाति सुरक्षा मंच की एक सूत्रीय मांग है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, जिन्होंने अपना धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, इवन अपनी पूजा पद्धति और देवी देवताओं को त्याग करके किसी अन्य धर्म को अपना लिया है, जी, ईसाई या क्रिश्चियंस हो गए हैं वो, अपने मूल पद्धति से हट करके, ऐसे लोगों को संविधान के द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण है वो आरक्षण ना मिले, इसलिए हम लोगों ने जनजाति सुरक्षा मंच ने पूरे देश भर में, प्रदेश भर में ऐसे अभियान और जागरण छेड़ रखे हैं। मैं स्वयं जनजाति सुरक्षा मंच का महाकौशल प्रांत का सह संयोजक हूँ, और उस नाते मैंने भी इस पूरे महाकौशल प्रांत में बड़े ज़िलों में 14 से 15 हम लोगों ने जिला सम्मेलन किए, रैलियाँ करी हैं, ब्लॉक्स लेवल पे भी हमने जागरण करने का काम किया है। और 10 फरवरी 2023 को एक बड़ा प्रदेश व्यापी एक एकत्रीकरण और सम्मेलन हुआ था इसको लेकर के प्रदेश लेवल पे, जिसमें हमारी मांग थी कि पूरे प्रदेश भर से, जिलों से लगभग 1 लाख लोगों को हमने इकट्ठा किया था वहाँ पर 10 फरवरी 2023 को, और डीलिस्टिंग की मांग करी थी। तो ये एक सूत्री जो मांग है, ये लगातार जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं वो 20% लोग आदिवासियों के 80% आरक्षण को खा रहे हैं, उनके अधिकारों को हनन कर रहे हैं, ऐसी मांग है। तो हमारा ये मांग है डीलिस्टिंग के सुरक्षा मंच के माध्यम से कि अनुच्छेद 341 में जो व्यवस्था एससी के लिए है संविधान में, वही व्यवस्था 342 में अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो आरक्षण की जो लूट मची है, जो कन्वर्टेड हो चुके हैं जो लोग, उस आरक्षण के लाभ को सही और उचित व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ताकि आरक्षण का जो पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो उनकी जो मंशा थी कि आरक्षण उचित और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि उसका भी विकास, देश के विकास में अहम भूमिका और योगदान हो सके। इसकी मांग हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। जी हाँ, जो बेसिकली जो कन्वर्जन जो करते हैं, जो मिशनरीज जिन्हें बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ये ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी एक्टिव हैं। तो क्या ये इनके मतलब इनसे निपटने के लिए या इनसे काउंटर करने के लिए भी कुछ आप करते हैं, आपका मंच करता है? देखिए, इसके लिए 1962 से अखिल भारतीय वनवासी कल्याणाश्रम, जो विगत अनेक वर्षों से आदिवासियों के बीच में लगातार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेक विषयों को लेकर के, लगातार छात्रावासों को लेकर के, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, हित रक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक और धार्मिक संतुलन बना रहे, और धार्मिक भावनाएं, इसलिए भी अनेक तरह के धार्मिक कार्यक्रम भी लगातार अखिल भारतीय वनवासी आश्रम करता रहा है। और जहाँ तक मिशनरीज़ का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि भारत में लगातार आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद लगातार मिशनरीज़ ने आदिवासी समाज, जनजाति समाज के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, आज़ादी से पहले इन लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर के, ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि दूर अंचल जो हमारे मध्य प्रदेश हो, इवन पूरे देश भर के जो प्रदेश हैं जहाँ आदिवासी बाहुल्य हैं, वहाँ पर उन्होंने लगातार स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि जो हमारी एक बहुत बड़ी एक स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के जो हमारा जो दूरस्थ लोगों को नहीं मिल पाती थी, तो स्वास्थ्य को लेकर के मिशनरियों ने इसी योजनाबद्ध तरीके से आदिवासियों के बीच में गए, और उन्होंने धीरे धीरे स्वास्थ्य को, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ दे करके, उनकी मदद करके, इस तरह से जो एक जाल बिछाने का आदिवासी भोले भाले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदिवासी समाज इस देश का बहुत सीधा साधा, भोला भाला और अपनी रीति रिवाजों, रिचुअल्स को लेकर के चलने वाला, जो साधारण सा किसी के भड़कावे में भी कई बार देखा हमने कि, और उनकी कुछ कह सकते हैं आप कि उनकी सीधे साधेपन का जो फ़ायदा मिशनरीज़ ने उठा करके स्वास्थ्य से जोड़ा, और फिर स्वास्थ्य के बाद उन्होंने लगातार शिक्षा पे भी काम किया। इसलिए हम देखते हैं कि मैं डिंडोरी, मंडला और बाकी ज़िलों में भी मेरा जाना होता है,
तो आज़ादी के पहले भी इन लोगों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से वहाँ अंतिम छोर तक वहाँ पहुँचे। और आपने देखा कि छोटे छोटे जगहों में भी इनके मिशंस के स्कूल्स मिलेंगे, और उन्होंने स्थानीय आदिवासियों को उसमें एडमिशन पढ़ाई के नाम से उनको जोड़ा, और पहले स्थानीय स्कूल में उनके एडमिशन्स कराते थे, और स्थानीय स्कूल में एडमिशन के बाद फिर धीरे धीरे जब उनको उनके बच्चे की परिवार की आर्थिक स्थितियों का जब उसको पता चलता उनको, तो धीरे धीरे वो उनको कुछ समय बाद वो बाहर के स्कूल्स उन्हीं बच्चों को पढ़ाई के नाम से, उच्च शिक्षा के नाम से बाहर महानगरों में भेजना, और फिर इवन देश के बाहर भी भेजना, और उनका कन्वर्जन करना। अब वो छोटे से बच्चा अगर छोटी उम्र में कहीं बाहर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसको किस तरह की शिक्षा दे करके वो किस तरह से मिशनरीज़ के अपने संस्कारों से जोड़ करके उसको धर्म से अलग करना, परिवार से अलग करके। ऐसे मैं कई परिवारों को जानता हूँ, माला डिंडोरी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई और शिक्षा के नाम से कभी बाहर गए होंगे, लेकिन वो वापस नहीं लौटे हैं, और निश्चित तौर से दूसरे धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरे धर्म में रह रहे हैं। बड़ी बड़ी नौकरियों में भी हो सकते हैं वो कहीं पेशेवर। और उन्होंने अपने जो मूल जो उनका धर्म है, जो जैसे कहते हैं ना कि ट्राइबल्स एनिमिज्म करते हैं, वो प्रकृति के पूजा करते हैं, और वो छोड़ चुके हैं और दूसरे धर्म को अपना लिया, ऐसा कुछ है? स्वाभाविक बात है कि आप बचपन से कोई बच्चा अगर मिशनरी स्कूल जाता है तो उसकी जो भी स्कूल्स के जो उनके अपने नियम होते हैं, जो धीरे धीरे बच्चे को साइकोलॉजिकली प्रार्थना के माध्यम से उनके अपने रिचुअल्स को मानने के लिए धीरे धीरे उनको उसमें इन्वॉल्व करना और जोड़ना, और धीरे धीरे वो निश्चित तौर से अपने अपने रिचुअल्स को धीरे धीरे वो भूलता है और वो उसमें इन्वॉल्व होने लगता है। तो वो धीरे धीरे अपने निश्चित तौर से अपने धर्म को त्याग देता है। वो जानता ही नहीं अपने परिवार में उसको क्या है। बाहर पढ़ाई करने के कारण, बाहर रहने के कारण एक वातावरण उसको उस छात्रावास में, स्कूल्स में लगातार वैसे मिलते हैं, तो वो एक छोटे से बालक को अपनी संस्कृति के बारे में कितना पता होगा निश्चित तौर से। तो धीरे धीरे वो अपने देवी देवताओं, पूजा पद्धति, घर की परंपराओं को, अपने मूल बातों को, तो स्वाभाविक से बच्चा कोई भी। हाँ, और जैसे मार्क्सवादी जो लेखक हैं, जो थिंकर्स हैं, वो बोलते हैं कि ट्राइबल्स जो हैं वो हिंदू मुख्यधारा में तो है ही नहीं। उनका खुद क्या मतलब पद्धति है, वो जैसे एनिमिज्म है और अपने ही मतलब नेचर वर्शिपर्स होते हैं। तो एक ये भी एक विचार है कि उनका ये कहना है कि वो अपना धर्म अगर चेंज भी कर लिए मान लीजिए, तो भी वो आदिवासी ही रहते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जब संविधान में लोगों को, जब वो उनके पिछड़ेपन के कारण, उनके गरीबी के कारण, उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हो रही होगी या उनके दिमाग विषय में आ रहा होगा, तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ विविध धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं और विविध परंपराओं को मानने वाला देश है ये। यहाँ पर अलग अलग तरह की बोली भाषा रहने वाले लोग हैं, परंपराएं उनकी अलग अलग हैं, का खान पान अलग अलग है। तो इस विविधता से भरे पूरे भारत में आदिवासियों की भी एक अपनी एक परंपरा, रीति रिवाज हमेशा से रही है। तो निश्चित तौर से उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक व्यवस्था की संविधान में कि इनको भी कैसे आरक्षण का और संवैधानिक सुविधाओं का और योजनाओं का कैसे लाभ पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था भी करी। हाँ, लेकिन जहाँ तक ये बात कहते हैं कि कम्युनिस्ट जो विचारधारा के लेखक हैं, वामपंथी विचार हैं, वो ये कहते हैं कि पूजा पद्धति को अलग से जोड़ते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सनातन हिंदू समाज, हम सब जानते हैं कि प्रकृति का ही पूजक रहा है। हम जल, जंगल, ज़मीन, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और हर आत्मा में, हर एक जीव में परमात्मा का अंश जब मानते हैं और हम कहते हैं हमारे ईश्वर, तो निश्चित तौर से हम लोग प्रकृति पूजक हैं। नदियों को भी पूजते हैं हम, गंगा, यमुना, हम नर्मदा की गोद में बैठे हैं, माँ नर्मदा को पूजते हैं। तो ये प्रकृति पूजक तो आदिवासी हमेशा ही सही रहा है, विश्वस्त पेड़ पौधों को पूजना। तो ये तो सनातन परंपरा का हिस्सा है, अमूल अंग है ये। हाँ, इसमें ये जरूर हम कह सकते हैं कि
आज जब हम जाते हैं, मैं कुछ विषयों को लेकर के जाता हूँ, तो ये ध्यान में आता है कि हम सबके पूर्वज कहीं ना कहीं प्रारंभ में, मानव सभ्यता के प्रारंभ में अरण्यों वन में ही रहे होंगे। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ होगा तो स्थायी रहना सीखा होगा, तो कृषि का आविष्कार हुआ स्थायी रहने के कारण। और चूंकि वनों में रहने के कारण कृषि करना कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा होगा, ये आप हम सब समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आविष्कार हुआ तो लोगों ने कृषि के विस्तार के साथ साथ समतलियों मैदानी क्षेत्रों में रहना प्रारंभ किया होगा। और जब ये मैदानी क्षेत्रों में, तो कृषि का विस्तार हुआ। कृषि के विस्तार के साथ ग्राम लोगों की ग्राम व्यवस्था का एक प्रादुर्भाव हुआ होगा, जीवन शैली विकसित हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रामों का स्तर बढ़ा, जीवन स्तर बढ़ा, तो व्यापारिक दृष्टिकोण के कारण नगरों का धीरे धीरे विस्तार हुआ होगा। तो नगरीय जीवन शैली का भी एक हम देखते हैं कि आज हम जो नगरों में रहते हैं, धीरे धीरे ये नगर आज बहुत बड़े बड़े महानगरों का भी रूप ले चुके हैं। लेकिन अरण्य से निकल कर के वन जीवन शैली, ग्राम जीवन शैली, नगर और महानगर, पूरी ही इन जीवन शैलियों को भारतीय जो हमारी सभ्यता है, भारतीय हमारा जो हमारा रीति रिवाज परंपराएं, ये सारी चारों जीवन शैलियों को हमारी भारतीय परंपराओं ने एक सूत्र में बांधने का हमेशा काम किया। ये एक माला की तरह पिरोने का काम किया। और यही कारण हम देखते हैं कि भारत में हर 12 वर्ष में एक ऐसा धार्मिक आयोजन होता है इस भारत में, जो पूरी दुनिया ये अचंभित रह जाती है कि इस तरह के बिना आमंत्रण और निमंत्रण के दुनिया भर के सनातनी लोग, हिंदू लोग प्रयागराज में, कुंभ में, गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग एकत्र होते हैं। ये अपने आप में दुनिया भर को चकित करती है कि ये ऐसी आस्था का जो आयोजन है, बिना किसी बड़े एक निश्चित, बिना किसी को बुलाए हुए दुनिया भर से लोग इकट्ठे होते हैं। ये उसका ही परिणाम है कि ये पूरी जीवन शैली जो मैंने आपको बताई है, इस सब को एक सूत्र में, एक माला की तरह पिरोने का काम करती है। यही भारतीय जीवन पद्धति और भारतीय जीवन संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी कारण ये लोग हमारी परंपराओं में, हमारे रहन सहन, रीति रिवाजों में कुछ अंतर आते हैं, नगर में रहने के कारण, ग्राम में रहने के कारण और शहरी व्यवस्था में रहने का कुछ। लेकिन आज भी हम सब लोग जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो पूरी दुनिया के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। 66 करोड़ से भी अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई योग में। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि आज भी भारतीय स्पिरिचुअल्स, भारतीय जो रीति रिवाज परंपरा हैं, वो एक सूत्र में आज भी, विविधता होने के बाद भी एक सूत्र में बंधे हुए दिखाई देते हैं। जो जनजातीय गौरव दिवस है, वो उसका क्या महत्व है? देखिए, जनजाति पूरी गौरव हिस्ट्री थोड़ा बताइएगा। जनजाति गौरव दिवस के विषय में मैं बताने से पहले कि जब हम किसी समाज का अध्ययन करते हैं, मैं अगर कहता हूँ कि अगर हम राजपूत समाज का अध्ययन करते हैं तो हम राजपूत समाज के पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप जी का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि राजपूत समाज की इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका दिखाई देती है, ये हम समझ सकते हैं राजपूत के इतिहासों को पढ़ने से। ऐसे ही अगर हमको मराठाओं के इतिहास को जानना है तो छत्रपति शिवाजी जी के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जान पाते हैं कि मराठाओं का इस भारतीय स्वतंत्रता में, इस भारतीय इतिहास के पन्नों में उनका क्या योगदान है। लेकिन अगर यही बात हम आदिवासी और जनजाति समाज के विषय में बात करते तो आपको कोई ऐसा महानायक दिखाई नहीं देता जिसके अध्ययन से आप ये पता लगा लें कि भारतीय स्वतंत्रता और आंदोलन में आदिवासी नायकों का क्या योगदान रहा। बस इसीलिए हम सब जानते हैं कि 25 वर्ष की मात्र आयु में एक बालक ने, एक बहुत कम उम्र का 25 वर्ष की, भगवान की उपाधि उसके आदिवासी नायकों ने या आदिवासी समाज ने उनको भगवान की उपाधि देकर के भगवान बिरसा मुंडा बनाया। 25 वर्ष की आयु में समझ सकते हैं आपकी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद जाना और अमूल चूक योगदान देना, मिशनरियों हो चाहे अंग्रेज हो, उनसे लड़ना, इतना अमूल एक। आप अगर जनजाति समाज के भगवान बिरसा मुंडा जी के इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे या कोशिश करेंगे, जो भी मिला कुला आपको इतिहास कुछ मिलता है, तो आपको ध्यान में आएगा कि पूरे देश भर में, इवन भारतीय संसद में भी अगर किसी
आदिवासी नायक का चित्र लगा है तो वो भगवान बिरसा मुंडा हैं, जिनका चित्र आपको संसद भवन में देखने को मिलता है। तो एक पूरे परिवेश में या पूरे आदिवासी समाज को देश भर में अगर कोई एक पात्र आप कह सकते हैं अगर आदिवासियों का, जो सबको बांधने का काम करता है, जिनके जीवन परिचय से आप ये अंदाज लगा सकते हैं उनके इतिहास से, तो वो ध्यान में आता है कि भगवान बिरसा मुंडा है, जो पूरे आदिवासियत को या आदिवासी समाज को, बिरसाइयत पंथ को, साहब साहब एक टोपी का नारा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा हो, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल्स और दूसरा अपना जो चिकित्सा पद्धति रही, जिनका उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, और उन्हें जो भी जड़ी बूटियों से इलाज करने, पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति थी उसका अध्ययन करके उन्होंने एक से एक बीमारियों का इलाज किया। शायद इसी वजह से उस पूरे क्षेत्र भूभाग के लोग भगवान बिरसा मुंडा को इतनी कम आयु में भगवान की उपाधि देकर उनको एक ऐसा स्थान दिया जो आज भी पूरे आदिवासी समाज के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला है। इसलिए जनजाति समाज को भी एक ऐसा दिवस या ऐसा एक महापुरुष होने की आवश्यकता है, जिनके पूरे समस्त जीवन चक्र को हम पढ़ें तो आदिवासी समाज का भी हमको ध्यान में आए। इसलिए जनजाति गौरव दिवस भी इस नाते को हमको आदिवासी समाज को मनाने की आवश्यकता है कि आज जिस तरह से योगदान रहा आदिवासी समाज का इस पूरी स्वतंत्रता आंदोलन में, उसके बाद मुगलों के साथ भी युद्ध रहा हो या फिर अंग्रेज़ों के साथ रहा, लगातार उनका एक बहुत बड़ा योगदान हम सबको इस गौरव दिवस में जब हम जाते हैं तो ये बताने का हमको आवश्यकता पड़ती है, बता दें। तो जो बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि उन्हीं के लोगों ने दिया जी, ये समाज के ही लोग, मैंने बताया आपको कि जो उनकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति होती थी, उन्होंने अनेक वर्षों तक बहुत इस कौशल को और इस जो इलाज करने की जो हमारी जो पारंपरिक जो वेदु भगत होते हैं या चिकित्सक होते हैं, उनसे उन्होंने बहुत सारी अनेक तरह की जड़ी बूटियों का उन्होंने उसका ज्ञान अर्जित किया। और इस ज्ञान के कारण कहते हैं ऐसा कि बहुत ऐसे लोग दूर दूर से उनके पास इलाज के लिए आते थे और वो उनके पास उन समस्याओं का निराकरण करते थे, उस बीमारी का इलाज का, और वो उनको शायद बहुत विश्वास से लोग आते थे और उनको वो इलाज बहुत सफलतापूर्वक करते थे। चिकित्सा पद्धति उनकी इतनी उन्नत थी कि लोग इतने खुश और प्रसन्न होते थे इस बात से, और ऐसी सेवा करके वो आदिवासी समाज और वहाँ स्थानीय जितने भी समाज का वो सेवा काम करते थे। इसी गुण के कारण, इसी वजह से भी, और आदिवासियों उनका योगदान तो निश्चित तौर से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने पूरा समाज को एकत्र किया और एक मुहिम छेड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ ख़ास तौर से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका स्कूल के समय में मिशनरियों ने उनका धर्म परिवर्तन भी किया था। उसके खिलाफ वो समझ गए कि ये हमारी रीति रिवाज परंपराओं से ये हमको दूर ले जाने का है, जो निश्चित तौर से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिस कारण से वहाँ का क्षेत्रीय और स्थानीय समाज आज भी उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से उनको संबोधित करता है, उनकी पूजा करता है। तो धर्म परिवर्तन में जो मिशनरीज़ का था, क्या उनके उसके खिलाफ भी उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई थी? हाँ, निश्चित तौर से हम सब जानते हैं कि वो खूंटी और चाईबासा के पास उनका जो गांव था, निश्चित तौर से वो वहाँ रहते थे। तो मिशनरीज़, हम सब जानते हैं कि मिशनरीज़ ने सबसे पहले ऐसे ही दूरस्थ वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों में ही सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के उन्होंने काम प्रारंभ किया। मतलब मेडिसिन लेके जाते थे और जब मेडिसिन काम करती थी तो उसको चमत्कार रूप करके दे करके, बिल्कुल सही कहा आपने, चमत्कार का नाम दे करके उनको अपने साथ जोड़ना, उनको कहना कि देखो तुम जो करते हो उनसे नहीं होता ठीक, हमारे देवता की शरण में आ जाइए आप। इस तरह से लोगों को अपने साइड लेकर के, उनको बरगला करके, उनको गलत रास्ते से, गलत तरीके से अपने साथ जोड़ करके एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। और इसलिए आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा जी उस समय, वो स्कूल के समय में जब उनका नाम डेविड रखा गया और वो धर्म परिवर्तन कराया गया, नहीं तो मिशनरी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, प्रवेश नहीं मिलेगा, और जब वो समझे तो उन्होंने वहाँ के फादर का विरोध भी किया, और वो जान गए कि ये लोग हमारे आस्था और देवी देवता और हमारे परंपराओं के साथ बदल करके हमको किसी और उसमें हमको जोड़ रहे हैं,
और इसी कारण उन्होंने वो स्वयं जागे और पूरे आदिवासियत को, वहाँ के आसपास के क्षेत्र को जगाने के लिए वो लगातार अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने समाज को जगाया और मिशनरी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। इसका जो भी हमको साक्ष्य मिलते हैं या जो भी हमको प्रमाण मिलते हैं, उससे ये मिलता है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत बड़ा एक समाज के लिए जागरण करने का काम किया। और जो ये तरीका था, जो एक प्लेबुक थी इनकी, कि अपनी मेडिसिन दे के चमत्कार के रूप में उसको दिखाना और उसको भोले भाले लोगों को अपने धर्म में लाना, ये प्लेबुक आज भी यही काम कर रही है। हाँ, आज भी वही हो रहा है। आज भी वैसे ही होता है। ख़ास तौर से शहरों में तो बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं लगता है, लेकिन अभी भी आप जाएंगे वन क्षेत्रों में जाएंगे या दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको इनके लोग बहुत आसानी से वहाँ पर देखेंगे। मैं अभी कुछ समय मैं महाराष्ट्र में भी रहा, अभी गढ़चिरौली और नागपुर के पास में, तो मैंने देखा बहुत छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की अंतिम सीमा का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर बहुत छोटे गांव, पूरा जंगल के बीच में आपको वहाँ पर चर्च मिल जाएंगे, आपको वहाँ के इनके लोग मिल जाएंगे। और जबकि वहाँ चर्च का मुझे लगता नहीं कि कुछ विशेष उधर काम है, लेकिन वहाँ का चर्च उनके मिलेंगे। तो आज भी इनका जो परिवर्तन का काम है वो ख़ास तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये लोग समाज के और हमारे वर्गों के लोगों को, हमारे अपने लोगों को लगातार अपनी ओर कन्वर्ट करने का काम लगातार इनका जारी है। और ये लोग बेहद ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत वेल प्लान रहते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज हैं, इनका काफ़ी वेल फंडेड हैं। हाँ, इनका वेल फंडेड है, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यूरोप के देश और बड़े बड़े लोग इनको प्रॉपर फंडिंग देते हैं, और फंडिंग ना भी मिले तो मुझे लगता है कि आज के देश में, आज के समय में भारत में आप किसी भी शहर को उठा के देखेंगे, आज जहाँ हम बैठे हैं, जिस नगर में रह रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि मिशनरीज़ के कितने बड़े बड़े संस्थान हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए भी आते हैं। हाँ, YMCA सबसे बड़ा है। हाँ, तो इस्तेमाल करके बहुत सारे इनके अपने संस्थान हैं जिनके पास इनके फंडिंग की कोई कमी नहीं, और ऐसे ही गरीब और लोगों को अपना लक्ष्य बना करके लगातार काम करें। निश्चित तौर से इसमें हमको एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, सामाजिक संगठन होने के नाते, और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि सरकारें तो अपनी जगह प्रयासरत है ही, लेकिन सामाजिक तौर से हम सब लोगों को मिलकर के एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप निश्चित तौर से देखिए, आपकी किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का, किसी की निर्धनता का आप कोई गलत फ़ायदा उठा करके आप किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि ये तो एक ठीक बात नहीं होती है। तो निश्चित तौर से हम सबको इस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है अभी। और कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंस सेक्युलर, तो गवर्नमेंट भी सेक्युलर है, तो गवर्नमेंट इसको काउंटरैक्ट नहीं कर सकती, तो ऑर्गेनाइजेशंस ही कर सकते हैं जो सेल्फ फंडेड हों। तो उसमें कुछ हो रहा है क्या? हाँ, देखिए, जहाँ तक आपने बोला कि सबकी अपनी सीमाएं भी होती हैं, अपने दायरे भी होते हैं, सरकार के अपने कुछ दायरे हैं, तो सामाजिक संगठनों के भी अपने दायरे हैं, लेकिन दायरों में रह कर के उन समाज के बीच में जा कर के लगातार, चूँकि हम जानते हैं कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम विगत 1962 से लगातार काम कर रहा है और विविध क्षेत्रों में काम कर रहा है। मैंने बताया उनको, तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर छात्रावासों की व्यवस्था नहीं है, छात्रावास का भी संचालन करते हैं, और कुछ उनके एकल स्कूल भी हैं, और उसके बाद आपको स्वास्थ्य से संबंधित इनके स्वास्थ्य रक्षक लोग भी होते हैं, जो गांव में स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों के द्वारा भी उनके संपर्क में रहते हैं, समाज के संपर्क में रहते हैं। और आपको एक बात बड़ी खुशी की बता दूं मैं, कि इस कोरोना के पेंडेमिक के समय में जब हम सब ने देखा कि दुनिया एलोपैथी से, खासतौर से अंग्रेज़ी दवाइयों से लोग भाग रहे थे, उनको ध्यान में आ रहा था कि ये इंजेक्शंस लगेंगे, सरकार के प्रति एक बहुत बड़ा नकारात्मक, नेगेटिव एक वातावरण देखा गया लोगों ने इंजेक्शन से। अब तो उस समय आपको विश्वास होगा कि अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के जो स्वास्थ्य रक्षक जो कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं ने ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधियाँ और दवाइयों को लेकर के वो गांव-गांव लोगों तक पहुँचे। उसमें इतना उनका समन्वय और तालमेल था समाज के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में,
कि अंग्रेजी दवाइयों और डॉक्टरों का तो वो विरोध करते थे, खाने से मना करते थे लगाने से, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो स्वास्थ्य रक्षक कार्यकर्ताओं के साथ सहज होकर उनकी दवाइयों को स्वीकार करते थे और लेते थे। तो बहुत अच्छे से कोरोना के समय में अनेक हजारों कार्यकर्ताओं ने गांव में, लाखों कार्यकर्ताओं ने देश भर में बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे मेरे ख्याल से जो कोरोना था वो नीचे स्तर तक नहीं पहुंचा और लोगों ने जागरण करने का काम लगातार हुआ। अच्छा, ये बात आप शेयर कर सकते हैं क्या कि किस हद तक कन्वर्जन हो चुका है हमारे आदिवासी समाज के जगहों पे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद काफ़ी हद तक हो चुका है, और अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहें तो प्लीज़ करेक्ट करें। देखिए, इस कन्वर्जन के वैसे तो आपको आंकड़े थोड़ा सा जी। मिल एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता उसका, लेकिन मोटा मोटी बहुत सारे क्षेत्रों में कन्वर्जन तो काफ़ी संख्या में हुआ है। जैसे आप कह ले सकते हैं कि इनके जो कन्वर्जन थे मिशनरी, उसके पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आप जाके देखेंगे, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा, इधर पर जो आपके पूर्वोत्तर के स्टेट्स में आप जाके देखेंगे तो आज वहाँ पर 95% कन्वर्सन हो चुका है। जी। 95%। और यही 95 कन्वर्टेड लोग आज भारत के 80% आरक्षण का लाभ, अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के 80% आरक्षण का लाभ यही कन्वर्टेड लोग ले रहे हैं। बड़े बड़े पदों में, ए क्लास बी क्लास की सर्विसेज में, बड़ी बड़ी नौकरियों में आज यही लोग परंपरागत रूप से पीढ़ियों से उसका लाभ ले रहे हैं। और ये मूल लाभ आज भी आदिवासी समाज इससे वंचित है, जिसको रिकॉग्नाइज़ किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझा जाना चाहिए कि जनजातीय सुरक्षा मंच इसी की मांग कर रहा है कि अनुच्छेद 342 में संशोधन होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए, जैसा 341 में है। तो यही मांग है हमारी कि ऐसा अगर होता है तो वास्तव में आरक्षण और संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब ने करी थी, उसका मूल जो मंशा है वो मंशा आज भी पूरी नहीं हो पा रही है कुछ इन्हीं वजहों से। क्योंकि पंजाब में आई थिंक ये काफ़ी हो चुका है ये कन्वर्जन। कन्वर्जन मैंने तो यहाँ भी देखा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है इस बात का। अभी मैं किसी माध्यम से, मेरे पड़ोस में ही एक सरदार फैमिली रहती है, पंजाबी फैमिली, उनने बताया मुझे बड़ा शौक, ताज्जुब लगा उस समय। उन्होंने कहा कि वहाँ पर आपने ऐसे सरदारों को देखा जो कन्वर्ट हो गए, जो पगड़ी भी बांधते हैं, जो दाढ़ी भी रखते हैं। आप देखेंगे कि पंजाबी इसका हमारे लिए कितना एक सम्मान होता है, देश भर में लोग किस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आप पगड़ी पहनने वाला सरदार भी वहाँ पर फादर बन चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा है कि आदमी किस तरह से मिशनरियाँ देश के एक मूल संस्कृति को, उसके पूरे भौगोलिक परिस्थितियों को जिस तरह से तेज़ी से बदला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हाँ, भगवा भी पहन रहे हैं वो लोग। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि इसमें काउंटर ऐड करने के लिए ये क्या सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है कि उससे आप सैल्वेज नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते, या अभी भी ऐसा कुछ किया जा सकता है कि सिचुएशन फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाए? देखिए, नॉर्मल कुछ नहीं है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि सीधे हमको चीज़ों को समझनी पड़ेगी। पहले ये कि आपने कहा अपने सवाल में कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें सबको अपनी पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपराओं में जीने का सबको समान अधिकार मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में किसी पूजा पद्धति से आकर्षित होकर के अगर वो जाता है तो उसका अधिकार हो सकता है। लेकिन बात अधिकारों की नहीं कि वो किसी धर्म में स्वेच्छा से या स्वतः ही जाता है, ये कि अलग विषय हो सकता है बिल्कुल। लेकिन क्या षड्यंत्रवश रूप से किसी व्यक्ति की कमजोरी का फ़ायदा उठा करके, उसकी गरीबी, अशिक्षा और अन्य चीज़ों का लाभ उठा करके उसको कन्वर्ट करना एक अलग वो है। अभी कई बार देखा होगा आपने कि कई लोग
आज जिस तरह से बातें हो रही हैं तो कई लोग अपने धर्म का परिवर्तन भी करते हैं। अभी क्रिश्चियन परिवार आपने देखा होगा, मुझे इस ध्यान का ध्यान नहीं है, मुझे अपने मध्य प्रदेश की घटना है। वहाँ पर एक पीढ़ी पहले वही एक व्यक्ति क्रिश्चियन बना था और उसने वहाँ पर वो चर्च खोल रखा था, चर्च था उसके घर पे ही जहाँ पर वो स्थान था वो। लेकिन अभी वो फिर से वो हिंदू और सनातन संस्कृति में वापसी होती है और वो जो चर्च बना था उसको पूरा उसने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे पेपर में भी इस बात का पब्लिशमेंट हुआ था कि हृदय परिवर्तन क्या, और वो फिर सनातन हिंदू परंपराओं में जीवन जीने के लिए वो फिर वापस आया वो। तो ऐसे लोग हैं जो ध्यान में आता है कि जिस को दिखा कर कि जिसका लोभ और लालच दे करके कभी जोड़ा जाता है, ध्यान में आता है कि वो सब चीज़ें तो सिर्फ जोड़ने का और लाने का एक माध्यम है। हाँ, वही बात है। अगर आप खुद से, अगर आपके अंदर ये इच्छा होती है कि कोई आप धर्म चेंज करना चाहते हो, बात अलग है। लेकिन अगर किसी को ये दिखा के कि ये चमत्कार है, या कुछ कपड़ा दे के या चावल दे के या जो भी है, अगर करते हैं, इसमें प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो स्वैच्छिक रूप से सबको संविधान हमारी स्वतंत्रता देता है, पर इस तरह से जो है मैं आपको एक चीज़ अवगत करा दूं इस बात पे कि अभी 2021 में एक ऐसी एक सर्टिफिकेट बहुत पब्लिश हुआ था सोशल मीडिया में ख़ास तौर से। वो सर्टिफिकेट था एक किसी मुस्लिम एक युवा का था जो सिवनी के ज़िले का रहने वाला था। उसकी एक पीढ़ी पहले, एक पीढ़ी पहले ने उसके दादाजी ने इस्लाम धर्म, आदिवासी से इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। और चूँकि दादा ने इस्लाम धर्म को स्वीकार, तो पिता भी इस्लामिक हुआ और नाती भी। उसने अपने सर्टिफिकेट के नौकरी के लिए अपने स्थानीय एसडीएम या तहसील में उसने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया होगा। तो चूँकि उसका नाम कुछ खान, मोहम्मद खान, मैं नाम एग्जैक्ट अभी बता नहीं पा रहा हूँ, पर जो भी नाम उसने सर्टिफिकेट में लिखा उसने फॉर्म भरते समय, तो उस समय उस वहाँ के स्थानीय एसडीएम ने उसका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया उसको, क्योंकि चूँकि आप इस नाम खान है, आपके सरनेम लगा हुआ रेपिस्ट में, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, तो आप ट्राइबल कैसे हो सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट देने से उनको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और जब वो रिजेक्ट हो गया तो उसने अपने हाई कोर्ट में उसने अपील करी इस आवेदन को लेकर के। तो आपको ध्यान में मैं दिला दूं कि ये सर्टिफिकेट काफ़ी चला था और हमने भी इसका तो ये जब हाई कोर्ट ये विषय आया तो माननीय हाई कोर्ट जी ने इस बात का निर्णय किया कि चूँकि ट्राइबल जो है, आदिवासी है, प्रकृति पूजक है, और वो उसका जो स्पिरिचुअल्स हैं, जो उनकी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, वो हिंदू से अलग हैं। इसीलिए वो व्यक्ति आदिवासी अगर कन्वर्ट होता है तो वो अपने मूल अधिकारों में बना रह सकता है, वो उसको अधिकार है। तो उसने माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उसको फिर आदिवासी का एसटी का सर्टिफिकेट उसको प्रशासन ने तो जो मंच आपका काम कर रहा है कि उनको आरक्षण का बेनिफिट ना मिले, उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा, आपको मैं बता दूं कि हम लोग ने करीब देश भर के सांसदों से मिलने के लिए हमारे डेलीगेट्स दिल्ली में करीब एक सप्ताह रुके थे। और देश भर के माने सांसद, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, और तमाम तरह के 543 सांसदों से मिलने का हमारे डेलीगेट्स ने, जनजाति सुरक्षा मंच के पूरे प्रतिनिधियों ने किया था। मैं स्वयं अनेक सांसदों से मेरा मिलना हुआ, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, या अन्य किसी दल के रहे हों। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि बहुत सारे सांसदों ने इस बात की गंभीरता को स्वीकारा, इस बात को माना कि इस तरह से कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, जो आरक्षण की लूट हो रही है, और इस पे कानून बनना चाहिए, और एक अच्छा संसद पे अमेंडमेंट होना चाहिए, ताकि जो 341 है एससी के लिए, वैसा भी 342 में हो। और इस तरह से आरक्षण की जो लूट है, इस पे विराम लगे, इस पर हमारी स्पष्ट हमारा मंशा है। लेकिन जब भी हमें वो होगा, इस पर दिल्ली पे भी हमारा ले जाने का एक आंदोलन हो रहा है कि दिल्ली में मार्च करेंगे हम, दिल्ली में देश भर के लोगों को, आदिवासियों को इकट्ठा करेंगे, और एक बड़ी बृहद आंदोलन करने की हमारी एक अभी जारी है जागरण के लिए। तो ये आरक्षण की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एक जेनरेशन जिसको आरक्षण का लाभ मिल जाता है,
उसके बाद वो जो क्रीमी लेयर बन जाती है, तो बार बार फिर वो आरक्षण वही वही उसका लाभ मिलता है। और जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, जिनको वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है, वहाँ पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपका ये कहना है कि अगर ये जो प्रिविलेज लोग ऑलरेडी बन चुके हैं और अपना धर्म और अपना वो भी छोड़ चुके हैं, अपने रिचुअल्स वगैरह भी, तो उनको ये ना मिले। स्वाभाविक बात है। हमको आरक्षण का लाभ सिर्फ इसलिए मिला था चूँकि हम वनों में और आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे थे, चूँकि और हम वैसे जो आधुनिक चीज़ें हैं या आरक्षण का लाभ मिले वो भी एक अपना विकास कर सके, अपनी उन्नति में, देश की उन्नति में उसका भी योगदान हो। तो निश्चित तौर से इसी मंशा के अनुसार कि वो भी बराबरी से इस देश के योगदान दे सके, ऐसी एक व्यवस्था के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। लेकिन चूंकि जब आप जिस विशेषताओं और के कारण, जिस आधार से आपको आरक्षण मिला था, अब धर्म परिवर्तन करने के कारण वो आधार अब रहा नहीं। आपकी आस्था जिन देवी देवताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों में थी, अब वो आस्था आपकी रही नहीं। अब आस्था के केंद्र आपके चूंकि बदल चुके हैं, तो फिर आरक्षण का लाभ आपको क्यों मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो सर एक क्वेश्चन था कि हमने देखा कि आदिवासी समाज में जो मिशनरीज जाते हैं वो मेनली शिक्षा और स्वास्थ्य का जो अभाव है उस कारण वो कन्वर्जन कर पाते हैं। और एक चीज़ और देखा जाता है कि पॉलिटिकली जब हम न्यूज़ देखते हैं, कुछ किसी की बात सुनते हैं पॉलिटिक्स की, तो ऐसा बोला जाता है कि आदिवासी समाज ज़्यादातर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमें शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, हमको वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा उस एरिया में, मतलब पैसा क्रिएट करना पड़ेगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी करनी पड़ेंगी। तो आदिवासी समाज को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उनका क्या रुख है कि फैक्ट्रीज लगे या बड़ी कंपनीज आए उनके एरियाज़ में, इस डायरेक्शन में उनका क्या विचार है? देखिए, आपने बोला कि उद्योग लगे, इंडस्ट्रीज़ लगे, उनको भी जोड़ा जाए। तो आपको पहले मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ इसका, कि बस्तर के पास में, चूँकि हम सब जानते हैं कि देश में एक प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। अब ये आवास योजना देश भर के उन लोगों के लिए जो गरीब रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए ये योजना। तो निश्चित तौर से इसमें बहुत सारा वर्ग आदिवासी भी आता है साथ में। तो बस्तर में आदिवासी समाज जिनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, वहाँ पर आदिवासी समाज नहीं रहता है, उस घरों में नहीं रहता है। अब वो नहीं रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण कभी सरकारों ने पता नहीं लगाया, इस कारण को जानने का प्रयास नहीं किया कि जो पक्के मकान जिस पे आदिवासी या हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो कच्चे मकान होते हैं, वो बारिश में या अन्य मौसमों में बारिशों के लिए रहने के लिए योग्य नहीं हो पाते। लेकिन हर आदमी आज आधुनिक युग में एक पक्के मकान की मांग करता है, या वो चाहता है कि मुझे पक्के मकान। लेकिन क्या इस समाज ने या इस सरकारों ने ये जानने का प्रयास किया कि आदिवासी इन मकानों में क्यों नहीं रहना चाहता? तो इसको बात को जानने के लिए सबसे पहले आदिवासियों की आपको उनके साथ में रह करके या उनके साथ उनके रीति रिवाज, परंपरा, उनकी जीवन शैली का अध्ययन करना होगा। क्योंकि ये योजना आपने तो बना दी दिल्ली में बैठ करके, लेकिन वास्तव में आदिवासी जंगलों और वनों में रहने का आदी है। वो खुले में प्रकृति के साथ घुल मिल के साथ रहने का आदी है। वो कच्चे मकान और खुले में आवास में रहते हैं। आप उनके ग्रामों में जाएंगे तो एक मकान से दूसरे मकान में के पड़ोस के मकान में उनको आपको कभी बाउंड्री नहीं मिलेगी। आपको वो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उनकी आदत इस तरह के बंधे हुए और इस तरह के स्ट्रक्चरल मकान में रहने की उनकी पारंपरिक आदत ही नहीं है। तो इसी कारण बस्तर के बहुत बड़े मकानों में वो लोग, आदिवासी समाज, वहाँ पर भेड़ बकरी और अपने पालतू जानवरों को बांधते हैं, और उसी पक्के मकान के ठीक बाजू में अपनी एक झोपड़ी बना करके वो उसमें रहते हैं। तो आपने जो योजना बना दी सरकारों ने, वो योजना क्या उसका वो लाभार्थी है क्या? वो उसको पसंद है क्या? वो उसकी इच्छा है क्या? वो उसके रहने की उसमें आदी है क्या? वो
ये समझने का प्रयास नहीं किया, और बैठ कर के जो बड़े बड़े अधिकारी और दिल्ली में बैठकर जो योजना बनती है वो इसीलिए विफल होती हुई दिखाती है, और फिर बाद में ये कहा जाता है कि आदिवासी तो पिछड़ा हुआ है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है, उसको तो रहना ही नहीं आता है, इसलिए वो बकरी पालते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदिवासी समाज वनों में और जंगल में रहता है। तो जैसे आपने उद्योग की बात करी, तो आप उद्योग क्या करें? आदिवासी समाज की परंपराएं, रीति रिवाज और वो वनों पर आधारित जीवन रहा है। तो जो वनों से निकलने वाली उपज होती है, वनों से निकलने वाली फसल होती है, वो जो भी उनके तेंदू पत्ता होते हैं, बीज होती है, महुआ होती है, अनेक ऐसी फसलें होती हैं, वो उस पे आधारित जीवन है। आप उसके लिए उद्योग भी अगर लगा देते हैं तो वो उद्योग के लिए वो उसका जो उसकी जो माहौल है या जो उसका रहने का ढंग है वो उद्योगों से कंफर्टेबल। और अंग्रेज़ों और दूसरी पहली बात की आप आदिवासियों को वन से अलग कर के कोई अलग अगर आप कुछ परिवेश देने का है तो आपको पहली बात आदिवासियों के उन चीज़ों को बारीकी से जब तक समझा नहीं जाएगा, उनकी आवश्यकताओं को, उनके रहने के परंपराओं को, रीति रिवाज को, तब तक हम विकास के जो इस मापदंड को मानते हैं कि वो अभी मुख्य धारा से कटा हुआ है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। वो एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पुरोधा है। वो सांस्कृतिक विरासत उसके पास जितनी स्पिरिचुअल है, वो शायद ही मैं कह सकता हूँ कि वो आज भी अपनी जड़ों से, अपनी रीति रिवाज परंपराओं से वो मजबूती से लगातार हमेशा जुड़ा हुआ रहा है। तो इसलिए हमको कुछ योजना बनाने से पहले या कुछ उनको देने से पहले इस बात का बारीकी से अध्ययन और चिंतन की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या ये लाभ उसको पहुंचेगा या वो लाभ का फ़ायदा लेने के ले सकता है। इसलिए योजना को बनाने से पहले उनके विचार करने की मुझे लगता है सरकारों को, प्रशासन को आवश्यकता है। और जब भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आती हैं तो आदिवासी विस्थापित भी हो सकते हैं। होते हैं, ये सबसे बड़ी बात बोली आपने। विस्थापन की मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा विषय आपने सवाल मुझसे किया है। अभी हाल में ही आप देखेंगे बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी कुछ रहते हैं, रिश्तेदार। पन्ना आपने टाइगर रिजर्व सुना होगा, दमोह के पास में एक तालाब बन रहा है, या डिंडोरी के पास में कुछ तालाब बन रहे हैं निर्माण। तो ये सारे जो निर्माण हो रहे हैं, आप जो हो रहे हैं, ये सब आदिवासी ही बेल्ट में हो रहे हैं। दूसरा, सरकारों को, प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विकास की इस आपाधापी में, विकास की इस दौड़ में, जो एक दौड़ चल रही है, वो कहीं ना कहीं आप कुछ स्थापित करके अनेक लोगों को विस्थापित करने का जो काम हो रहा है बिना सोचे समझे। और ख़ास तौर से आप जब इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, आप जब कोई बड़ी परियोजना लेके आते हैं जल की या अन्य विषयों की, तो निश्चित तौर से इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर आप उनको विस्थापित भी कर रहे हैं उनके पारंपरिक घरों से, आप ये कल्पना करिए, आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके, कि हम किसी जगह में वर्षों से, सदियों से, पीढ़ियों से जिस स्थान पर रह रहे हैं, और अचानक से आपको कोई आकर ये कह दे कि जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आपने बचपना जीवन गुजारा, आपके पूर्वज रहे हैं, आपको ये जगह छोड़ कर के जाना है। तो आप कल्पना करिए, मानव के लिए इस बात को सहना, या कि हमको कहीं भेजा जा रहा है या कहीं हमको यहाँ से छोड़ना होगा, आप सोचिए कितना कष्ट और पीड़ादायी है। इनके विस्थापन की बात तो हो रही है, लेकिन इनको बाहर कहीं जहाँ पे दिया जाए ना, उनको जगह दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? या फिर जो धन आप दे रहे हैं, क्या वो धन का वाकई में उपयोग सही ढंग से कर पा रहा है? क्या आपने वहाँ से विस्थापित करके कहीं और इनके आवास की ऐसी व्यवस्था करी है जहाँ इनके लिए योग्य घर हो, जहाँ पर वो रह सके? या उनके धन का सदुपयोग है, इस बात की चिंता होनी चाहिए। आपने उनको एक निश्चित राशि दे दी, वो निश्चित राशि 4 महीने 6 महीने में वो राशि खर्च हो जाती है। ऐसे लोग होते हैं आसपास जो उनका सीधे साधे भाले लोगों को, जिनको नोट पैसा की वैल्यू नहीं पता या पैसे की गिनती नहीं आती है, ऐसी एक बड़ी राशि आसपास से जुड़े जो लोग, उनको एक लूट मचती है, और वो 1-2 साल के अंदर वो पूरी राशि निश्चित तौर से वो ऐसी जगहों में खर्च होती है जहाँ पर वो 1-2 साल बाद अपने आप को फिर से सड़क में खड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति महसूस करता है जिसके पास ना अब उसके पास घर है, ना उसके पास ज़मीन रह गई है, और वनों से भी दूर हो गया। तो इस वेदना को, इस कष्ट को सामान्य मानवीय भावना से समझने की आवश्यकता है,
और मानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता है कि विकास की इस दौड़ में जो ये घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं क्या अलगाव की तरह तो की ओर नहीं लेके जा रही हैं एक बहुत बड़े वर्ग को, जो लोग इस बात से कहते हैं कि विकास के नाम पे आपके साथ अगर इस तरह से होगा या हो रहा है, तो इस बात को प्रशासन को, शासन को, समाज को भी समझने की आवश्यकता है और उनको विकास विरोधी बता करके एक बहुत बड़ा तकबा लगा रहता है कि ये विकास के विरोधी हैं। तो आदिवासी समाज को अगर आप जब तक समझेगा नहीं ये समाज, तब तक परिस्थितियां और स्थितियों को ठीक नहीं किया जा सकता। इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। तो सरकार का इंटेंशन अच्छा भी होता है कई बार, लेकिन हो सकता है उसका जो बेनिफिट है वो कई बार नहीं मिलता है, और अपने क्लेम्स के लिए जो विस्थापित लोग हैं वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं और उनका क्लेम पेंडिंग रहता है। आई थिंक काफ़ी लंबा डिस्कशन। डू यू हैव एनीथिंग मोर टू आस्क? हाँ, पूछिए। एक चीज़ सर और पूछना था मुझे कि जैसे कई बार चुनाव होते हैं तो एक टर्म आता है सुनने में, सरना कोड। ये क्या है, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए, बताएं। देखिए, सरना कोड की जो बात होती है अभी, और भी कोड की बात होती है सरना के अलावा भी, और अलग अलग क्षेत्रों से जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं वो लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी चूँकि वही अलगाव का ही विषय है इसमें भी कि वो ये कहते हैं हमारे आदिवासी समाज को कि आपकी पूजा पद्धति अलग है, रीति रिवाज अलग है आपकी, तो आप तो एक अलग ही धर्म है आपका, चूँकि आप इससे आपका मैच नहीं खाता, आप मेल नहीं खाता है। तो चूँकि स्थानीय अलगाव को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी शक्तियाँ और ताकत हमेशा से काम करती रही देश में, और उन्होंने हमेशा इन चीज़ों का लाभ लेकर के कि चूँकि आपके संविधान में आपकी व्यवस्थाएं अलग है, आपके रूढ़ी परंपराएं हैं, आपके जो न्याय की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो चूँकि आप अलग हो इसीलिए आपको अलग धर्म कोड की मांग करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। तो सरना जो एक जो स्थान होता है उसकी वजह से लोग सरना की मांग करते हैं, और ये जो कि अलगाव है, अपने अपने लोगों को बांटने का एक जो समय लोगों का रहता है विषय, तो ऐसा एक विषय है वो। ठीक। ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का एक वो है। और मैं कुछ समय पहले ही बिरसा मुंडा के बारे में जाना, जब मुझे इनविटेशन मिला बिरसा मुंडा जयंती में जाने का, तो मैं मतलब इतनी बड़ी हस्ती को मैंने पहली बार कुछ ही समय पहले ही मैं जाना हूँ। तो ऐसे कुछ कोई क्या ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, लिटरेचर है बिरसा मुंडा के बारे में या और भी जनजाति के बारे में, जो उनके हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, अगर वो बताएं तो अच्छा रहेगा। हम नहीं, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो हम विषय लेकर के हमारा जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है, और अभी इससे पहले भी हमने 1 साल पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ में मिलकर के देश भर के 125 विश्वविद्यालयों से ज़्यादा हमने देश भर के विश्वविद्यालय किए थे, और अब हम ये दूसरे चरण में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सहयोग से कर रहे हैं। हमारे पास करीब 65 से ज़्यादा आदिवासी जननायक फ्रीडम फाइटर्सों की हमने प्रदर्शनी भी लगाई है। ये प्रदर्शनियाँ भी हम कॉलेज महाविद्यालयों में लगाते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो भी हमने ये 65-70 जो महापुरुषों की जो प्रदर्शनियाँ बनाई है, उन प्रदर्शनियों में हमको जो हमने जो चित्र के साथ नीचे जो कुछ कैप्स लिखा है, जो हमने छोटे सी लाइनें लिखी हैं, वो हमको बहुत मुश्किलों से मिली हैं। इतिहास कोई हमको लिखित इतिहास वो स्थानीय स्तर पे हमको मिला नहीं है। तो कहीं कहीं महापुरुषों में आप देखेंगे, अगर कभी प्रदर्शनी देखने का अवसर मिले आपको, तो कुछ महापुरुषों के जन्म की तिथि या सन भी उपलब्ध नहीं है, कभी मृत्यु के नहीं है, या बहुत बड़े कैप्शन नहीं, बहुत छोटे से 2-4 लाइनों में हमने उसको बना करके संग्रहित किया है। तो आपने एक बहुत बड़ा एक विषय अभी मुझे लगता है कि रह गया है। हम अभी इस प्रदर्शनियों और संगोष्ठियों के माध्यम से छात्रों को, खासतौर से युवाओं को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति के साथ 4 आदिवासियों को समझना है, तो 4 उनको हमको उसको कैटेगराइज करना होगा। इनका जनजाति समाज का गौरवशाली अतीत, उनकी समृद्ध परंपराएं, और उनकी आध्यात्म के प्रति जो गहरी चेतना है,
इन सारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ये जो संघर्ष की जो गाथा है, इन पे बात कर रहे हैं। तो जनजातीय समाज वाकई में आप अगर बारीकी से इस पे विचार करेंगे और ध्यान करेंगे तो ऐसी ऐसी समृद्ध परंपराएं आज भी जीवंत हैं, जिस पे इतने शोध और रिसर्च और इतनी पुस्तकें, इतिहास लिखने की आवश्यकता है, इसको लिपिबद्ध, इसको क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है, इसकी नितांत आवश्यकता है। जैसे आपने सुना होगा, अभी एक बात होती है इसमें कि मिलेट्स की बात होती है। सपोज दैट आप मिलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप मोटा अनाज, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिलेट्स का नाम दिया है, श्री अन्न का नाम दे करके पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया भर में ये बताने का प्रयास हो रहा है कि मिलेट्स में जो मोटा अनाज, जिसको हम आदिवासियों का भोजन भी सामान्यतः कहते थे। मंडला डिंडोरी में 90 के दशक में एक बहुत बड़ी कहावत चलती थी। वो कहावत क्या थी? कोदो कुटकी को भगाना है, कोदो कुटकी को भगाना है, सोयाबीन उगाना है। लेकिन आज हम 2025 में बैठे हैं, जिसको मिलेट्स का भी नाम दिया गया, श्री अन्न देकर के दुनिया भर में इस अन्न को प्रचार करने का। क्योंकि जहाँ एक तरफ दुनिया भौतिकवाद और आर्थिक उन्नति विकास करने में आपाधापी में लगातार लगी हुई है, और इस आपाधापी में निश्चित तौर से हमारा समाज कहीं ना कहीं वैभव संपन्न तो हो रहा है, आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, हमारी समृद्धियाँ हमारे पास आ रही हैं, हमारे पास भौतिक चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा समाज आज स्वास्थ्य रूपी धन खोता जा रहा है। और ये श्री अन्न वही आदिवासियों का अनाज है जो वन और जंगलों में होता है, जो कम पानी में उगता है, जिसमें भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिसको डॉक्टर भी प्रेफर करता है कि आज आपके इतनी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जिसका अंग्रेजी दवाइयों में कहीं भी इलाज नहीं है, कहीं भी इलाज नहीं है, वहीं पर इलाज नहीं, वहीं पर डॉक्टर्स भी प्रेफर कर रहे हैं कि हमको मोटे अनाज को अपने हिस्सा बनाना चाहिए, हमको मोटे अनाज का भी उपयोग करना चाहिए। और आपको बता दूं, बड़ा मुझे खुशी भी होती है इस बात की कि यही आदिवासियों का मोटा पारंपरिक अनाज डिंडोरी में रहने वाली आदिवासी एक बहुत न्यूनतम स्तर पे, यानी बिल्कुल अंतिम छोर में रहने वाली एक बेगा जनजाति की महिला, जिसको आपने सुना होगा माध्यम से किसी, लहरी बाई, ये करीब 150 तरह के मोटे अनाज का बैंक चलाती हैं। ये 150 तरह के मोटे अनाज का बैंक आसपास के 15 से 20 गांव में किसानों को ऋण के रूप में ये मोटा अनाज देती हैं, और ये मोटा अनाज फिर वापस वो किसान वापस इनको दे करके उस बैंक में अपने ऋण को चुकाने का काम करता है। ऐसा एक बड़ा, इन्हीं महिला लहरी बाई को देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने मिलेट्स क्वीन का अवार्ड भी, प्रदेश की और देश की सरकारों ने मिलेट्स क्वीन का भी अवार्ड दिया। तो आज ये मोटा अनाज, जो आदिवासियों का पारंपरिक अनाज जिसे कहा जाता था, जिसे नगर और महानगर के रहने वाले लोग इसे आदिवासी भोजन कहते थे, आज कैसे भी सही, मजबूरी में ही सही, लेकिन इसको अपनाने के लिए मजबूर दिखाई देते। तो ऐसी चीज़ें जो आदिवासियों की रही है, वो आज फिर से, मैं तो एक बात कहता हूँ, आपको कहना चाहूँगा, वो ये बात कि आधुनिक भारत की अनेक समस्याओं का समाधान आदिवासियों के पास है। मैं एक अगर समय हो तो मैं एक कुछ और बात भी कहना चाहूँगा। अभी आपने देखा होगा कि हमारे समाज में वो चलते हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन चलते हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में निश्चित तौर से जो गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग रहते हैं, वो सामूहिक विवाह के साथ मिल कर के युवक युवतियों का विवाह करते हैं, और ऐसे बातें भी। लेकिन क्या हमको पता है कि आदिवासियों में जो सम्मेलन होते हैं, तो ये नागपुर और विदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ासतौर से कुछ जिलों में आज भी ये परंपरा है, और आदिवासी जिलों में आज भी परंपरा जीवित है, जीवांत है। ऐसा ही आयोजन विदर्भ और नागपुर के पास में एक आयोजन होता है, सामूहिक विवाह सम्मेलन, जहाँ युवक युवतियाँ विवाह के लिए आते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि इन विवाह के जोड़ों में जो आए थे, उनके साथ में उनके बच्चे भी आते हैं।
उनके बच्चे, ये बच्चे किसी और के नहीं थे, उन्हीं जोड़ों के ही बच्चे थे। अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो नगर महानगर में बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा व्यक्ति आज का समाज, जो आदिवासी समाज के स्पिरिचुअल्स और उनकी परंपराओं को नहीं जानता है, वो इसको कहता है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप, ये लिव इन रिलेशनशिप वही लिव इन रिलेशनशिप है जिसमें महानगरों में आज के युवक युवतियां अपने माता पिता अपने परिवार को छोड़ करके, त्याग करके एक अपना वैवाहिक जीवन अपनी मर्जी से एक ऐसे पार्टनर को चुनता है जिसमें माता पिता की कोई भी सहमति नहीं होती है। और यही कारण है कि हमने देखा कि महानगर में अभी घटना घटी थी जिसमें श्रद्धा नाम की एक लड़की के फ्रिज में 36 टुकड़े मिले थे। ये लिव इन रिलेशनशिप के ही परिणाम थे। लेकिन ये जो मैंने आपको स्वाभाविक सम्मेलन बताया, इस वैवाहिक सम्मेलन में अगर लड़का और लड़की में से कोई भी पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर होता है, वो शादी करने के योग्य नहीं होता है, तो पूरा समाज की स्वीकारता के साथ उन जोड़ों को रहने की अनुमति देता है। और जब अनुमति देता है तो वो एक वैवाहिक जीवन पति पत्नी की तरह रहते हैं, और जब पति पत्नी की तरह रहते हैं तो निश्चित तौर से संतान की उत्पत्ति भी होती है। लेकिन जब वो परिवार फिर से कई सालों बाद, 2 साल 4 साल बाद जब वो संपन्न होता है, तो वही समाज पूरी परंपरागत रीति रिवाज के साथ उनको विवाह के बंधन में बांधता है। तो ऐसी समृद्ध परंपरा किस जगह है, कहाँ पर है, ये मैंने तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इस आधुनिक भारत में तो वो परंपराओं के साथ, वो रीति रिवाज के साथ फिर विवाह करता है और शादी के बंधन में बसता है। तो ऐसी समृद्ध विरासत परंपराएं कहाँ पर हैं जो ये बताती हैं कि अगर कोई भी हमारे समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ापन या गरीब है तो उनको भी कैसे साथ लेके चलना है, ये आज भी आदिवासियों से इस आधुनिक भारत को सीखने की आवश्यकता है। बहुत सारी भगोरिया का नाम मैंने बताया आपको। भगोरिया हम सब जानते हैं कि होली के ठीक 1 सप्ताह पहले निमाड़, मालवा, झाबुआ, धार, अलीराजपुर में एक बहुत बड़ा जो एरिया है वहाँ पर आज भी भगोरिया को मनाते हैं। ये भगोरिया पारंपरिक रूप से भील भिलाला वहाँ के आदिवासी समाज पारंपरिक वेशभूषा के साथ, संस्कृति रीति रिवाज के साथ वहाँ पर भगोरिया में इकट्ठा होता है। लेकिन दिल्ली, बॉम्बे और बड़े महानगरों में रहने वाला एक समाज, पढ़ा लिखा तबका भगोरिया को किस तरह से विस्तार करता है, किस तरह से परिभाषित करता है। पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि एक लड़का लड़की को उस मेले में पान खिला कर के भगा ले जाता है, इसलिए भगोरिया का आयोजन होता है। लेकिन वास्तविकता में भगोर क्षेत्र में आयोजन होने के कारण इसे भगोरिया का नाम दिया जाता है। लेकिन बाहर बैठा जो आदिवासी परंपराओं को नहीं जानता है, नहीं समझता, उसकी समझ नहीं है, वो दिल्ली में बैठ करके शोधार्थी, छात्र, पत्रकार भी इसमें शामिल हो जाते हैं कि उसमें ये लिखते हैं कि एक लड़का लड़की को भगा ले जाता है इसलिए भगोरिया कहा जाता है, जबकि इससे कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो अपने उत्सवों को पारंपरिक ढंग से, नई फसल आने के लिए, रंगों के त्यौहार को मनाने के लिए इस हाट बाजार का आयोजन पारंपरिक सैकड़ों सदियों वर्षों से होता जा रहा है। लेकिन इसको पढ़ा लिखा वर्ग क्या कहता है, एक अलग रूप से दिखता है। हलमा इतनी समृद्ध परंपरा है, आपको ताज्जुब होगा कि हलमा एक ऐसी परंपरा है आज भी कि हलमा क्या होता, इसको बोलते हैं परमार्थ की परंपरा भी बोलते हैं। लेकिन कोई आदिवासी व्यक्ति जब किसी काम को करने में असमर्थ रहता है या अयोग्य रहता है, तब वो समाज के लोगों को हलमा का आह्वान करके बुलाता है। ये हलमे में पूरे समाज के लोग आते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं और समझते हैं, और सामूहिक रूप से समाज उस समस्या के निवारण के लिए सामूहिक प्रयास करके उसको उससे निकालता है, बाहर करता है। इसको हलमा कहते हैं। ये हलमा परंपरा आज भी वहाँ पर जीवित है। ये आदमी लोग, वो परिवार सिर्फ अपने समाज के बुलाए हुए लोगों को भोजन का व्यवस्था करता है, बाकी सारी ये परंपरा निःशुल्क होती है, बिना किसी स्वार्थ के होती है, और वो पूरे समाज के लोग उस परिवार को उस ऋण से या उस काम से, उस समस्या से निकालने के लिए पूरे लोग एकत्र होकर वो काम करते हैं। इसको हलमा बोलते हैं। शिवगंगा नाम का एक बहुत बड़ा
एक संस्था है, NGO है, जो झाबुआ और ख़ासतौर से अलीराजपुर में बहुत बड़े हज़ारों की गाँव में काम कर रहा है। ये हलमा के थ्रू उन्होंने एक बड़ा व्यापक किया, उन्होंने हलमा को एक विस्तृत रूप दिया, हर समाज को, हर बड़े लोगों को जोड़ करके। आपको बता दूं कि 130 से ज़्यादा वहाँ पर हलमे के द्वारा निःशुल्क, बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग से 130 से भी ज़्यादा बड़े तालाबों का निर्माण हुआ है, जहाँ पर वहाँ पर किसानों को कृषि के योग्य पानी मिलता है, जानवरों को वहाँ पर पानी मिलता है, और वहाँ के पर्यावरण और वाटर बैलेंस को बनाने के लिए 130 तालाब, और 2.5 लाख से भी ज़्यादा कंटून जेंस का निर्माण हुआ वहाँ पर। 2.5 लाख से ज़्यादा पानी को एकत्र करके वहाँ पर किसने, शिवगंगा ने इस हलमा के आह्वान को करके इससे एक व्यापक रूप देने का काम किया, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में वहाँ की मुंडी पहाड़ियों में वन और पौधे रोपण का भी काम बड़ी मात्रा में हो रहा है। ये हलमे का प्रवाह है। ये वही हलमा है जो आदिवासी समाज सैकड़ों आबाद रूप से वर्षों से अपनी समाज को, अपने लोगों को उस समस्या से निकालने के लिए उसका उपयोग करता है। आपने जैसे बताया काफ़ी विविध है ये जो इनका समाज है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, गोटुल। ये गोटुल क्या है? ये गोटुल वास्तव में आदिवासी समाज का एक ऐसा संस्थान है जो आज हम सब जानते हैं कि हम सब ने पढ़ाई लिखाई करी, बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूल्स में हम जाते हैं, बहुत लाखों की फीस वाले कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े संस्थान स्थापित किए हैं सरकारों ने, जो आज शिक्षा के लिए हमको, लेकिन क्या हमको ये पता है कि आदिवासी समाज अपने पारंपरिक रीति रिवाज, परंपराओं, संस्कृति, अपने नाट्य, अपने गीत, अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए आदिवासी अबाध रूप से गोटुल परंपराओं को आज भी जीवित रखा हुआ है। ये संस्थान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, बोली भाषा से अवगत कराती हैं, उसे एक दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र तो करती ही हैं। युवक युवतियां यहाँ इकट्ठे होकर एक दूसरे को जानते हैं, और ये संस्थान, आश्चर्य होगा कि ये संस्थान, मैंने खुद विदर्भ और नागपुर से जो सटा हुआ गढ़चिरौली और आदिवासी बहुत बड़ा बेल्ट है, वहाँ गोटुल्स आज भी जीवंत हैं। और ये जो संस्थान गोटुल चल रहे हैं, वो किसी शासन प्रशासन और किसी राजनेता या सरकारों से वित्तीय पोषित नहीं होते हैं। ये समाज स्वयं ही संचालित करता है इन संस्थानों को, सेल्फ फंडेड इस संस्थान। तो ये इतनी समृद्ध विरासत जिस समाज में रही हो, अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समयों का संचालन करने के लिए, उन समाजों का बिना अध्ययन किए, खासतौर से आदिवासी समाज का अध्ययन बिना किए, आप कुछ भी योजनाएं अगर आप बनाएंगे तो निश्चित तौर से वो विफल ही होंगी, असफल ही होने वाली है। उसका मूल जो लाभ है, जो मंशा है सरकार की देने की, वो मंशा कभी भी पूरी नहीं होती हो पाएगी। तो आई थिंक हमारे जो पॉडकास्ट का कंक्लूजन ये है कि अगर उनका इकोनॉमिक उत्थान करना है, अपलिफ्टमेंट करना है, तो उसके लिए उनको उनके हिसाब से उनके सॉल्यूशंस हमें बताने पड़ेंगे, जो उनके लिए बरसों से सभ्यता चल रही है उनकी, वहीं से सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। देखिए, मैं इस पर आपका एक बात और जो ऐड करना चाहूँगा इसमें, किसी को कोई बीमारी होती है, और हर बीमारी के लिए क्या एक ही गोली होती है? हर बीमारी की अलग गोली होती है, अलग दवाई होती है, अलग उपचार होता है। लेकिन आप एक ही बीमारी, किसी को हो रही है, किसी को बीमारी, और आप एक ही गोली दे रहे हैं क्या, तो सबको सूट करेगी क्या? हर इलाज का, हर बीमारी का अलग अलग इलाज है, दवाइयाँ हैं। तो आप उनको समझे बिना, उनके बिना में आप योजना बना भी ले रहे हैं बैठ के, तो क्या वो स्वीकार होंगी? वो कितनी सफल होंगी? तो आपको हर समस्या के लिए अलग उपचार करने की आवश्यकता है ना। उसकी जीवन शैली को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, आदिवासी क्या चाहता है, आदिवासी की जीवन पद्धति क्या है, आदिवासियों ने आखिर देश भर में इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया? क्योंकि वो गुलामी कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता, उसकी गुलामी उसके ब्लड में ही नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से रहने का आदी है, जंगलों में विचरण करता है, जंगलों में रहने का आदी है। और अंग्रेजों ने, सेठ और साहूकारों ने, निजामों में यही अंकुश लगाया उन पे, यही विद्रोह खड़ा हुआ कि सेठ साहूकारों ने उनका शोषण किया, जल जंगल जमीन के अधिकारों को उनको छीना,
चाहे वो 1865 में जो पहला ब्रिटिश फॉरेस्ट एक्ट आया, फिर दूसरा 1878 में आया और तीसरा 1927 में आया। ये तीनों कानून एक के बाद एक इतने कठिन और कड़े हो गए कि आदिवासियों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रख दिया गया अधिकारों ने। और इतने वर्षों में 2 वर्षों के अंग्रेजों के शासनकाल में आदिवासियों ने उन परंपराओं, रीति रिवाज, उन चीज़ों को भुला दिया जो आज भी एक बड़ा उदाहरण है कि दिल्ली का जय स्तंभ चौक 1600 साल, कितना 1600 साल पुराना जय स्तंभ आज भी बिना जंग लगे वो लोहा वहाँ पर आज भी ये गवाही देता है कि नागपुर को बसाने वाले देवरी के जो गोंड समाज था वो जमीन से निकाल करके लोहे को इतना अच्छा किस्म का लोहा बना करके कौशल जानता था जो दुनिया भर में शस्त्र बना करके वो दुनिया भर में निर्यात किया करते थे। ये कौशल उनको आता था, लेकिन अंग्रेजों के ब्रिटिश फॉरेस्ट एक्ट आने के कारण ये सारे जंगलों के अधिकार धीरे धीरे इन 200 वर्षों में अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लिए, इनको अपने तक ले लिया। और ये जितने भी कौशल होते थे जो आदिवासियों की, चाहे वो जड़ी बूटियों से औषधि बनाने की बात हो या वनों से बहुत अच्छे किस्म का लोहा निकाल करके उसका हथियार बना करके दुनिया भर को निर्यात करने की बात थी। कहते हैं नागपुर के गोंड इतने समृद्ध थे कि वो मुगलों को और आसपास की रियासतों को, राजाओं को ऋण देते थे, इतने समृद्ध थे। लेकिन ये समृद्ध विरासत 200 साल के शासनकाल में वो पीढ़ियों ने उपयोग नहीं किया, निकाला नहीं, तो ये सारी परंपराएं दब गई, ख़त्म हो गई। पीढ़ियों ने इसका उपयोग नहीं किया तो ये कौशल उनसे चला गया। इसीलिए आदिवासियों की जो आज की स्थितियां दिखती हैं वो पहले इतनी समृद्ध थी, विरासत थी कि रानी दुर्गावती का जो आज हम सब कहते हैं इस बात को कि आज जंगल को बचाने के लिए पानी के समय अब 40 डिग्री के पार टेम्परेचर जा चुका, मार्च का महीना लग चुका, पानी की क्या मूल्य है अब लोगों को समझ में आता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जल ही जीवन है? इस गोंडवाना और महाकौशल को गोंडवाना के पूर्वजों ने, गोंडवाना को बसाने वाले राजाओं ने ये बता दिया था 500 साल पहले कि जल ही जीवन है। इसीलिए उन्होंने पानी के महत्व को समझ के जबलपुर के जो 52 ताल तलैया आप निर्माण देते जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी कि ऊपर एक तालाब, फिर दूसरा तालाब नीचे, फिर तीसरा तालाब, ऐसे भरते थे और नीचे नहर के द्वारा, आंतरिक नहरों के द्वारा आप आसपास के किसानों को कृषि योग्य पानी मिलता था। और इतने समृद्ध थे, कहते हैं गोंडवाना में, गोंडवाना के जो लोग थे, यहाँ के रहने वाले लोग इतने समृद्ध थे कि अपने कर का भुगतान सोने, चांदी और स्वर्ण मुद्राओं और घोड़े हाथियों के रूप में राजा को देते थे। इतना समृद्ध था गोंडवाना। इसी से आकर्षित होकर के शायद अकबर ने गोंडवाना पे चढ़ाई करना या युद्ध करने का तय किया होगा। इतना समृद्ध आदिवासियों की विरासत रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और आई थिंक आज का काफ़ी बहुत ही विस्तृत, थैंक यू सो मच। अब आई थिंक धन्यवाद आप जी। बिल्कुल, ये काफ़ी बहुत अच्छा विषय आपने रखा और आगे चल के आई थिंक हम और भी जो नायक हैं जनजातीय समाज से, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।